गालिब का शेर है, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। क्या बात क्या बात। एक आदमी बैंकिंग कर रहा था जी। ठीक, पैसे कमा रहा था और बड़ी देर में वो कीड़ा काटा कि छोड़ के नहीं नहीं मैं एक्टिंग करूंगा, थिएटर करूंगा। एक तरह की घुटन महसूस हो रही थी कि मैं अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ। मुझे ये लगा कि यार ये बैरी जॉन इन्हीं का नाम चल रहा है, तो मैंने फोन उठाया, कर दिया उनको। जितनी आपकी फ्लावरी जबान है, जितना आप उसको तूल लेंगे, खींचेंगे उस जबान को, जितना एक ही बात को नए नए अंदाज से कह सकेंगे, उतने आप बेहतर ओरेटर माने जाएंगे। वाई शुड आई लिमिट स्टोरी टेलिंग टू उर्दू? आई मीन कहानियां तो और भी जबानों में है हिंदुस्तान में। मुर्तजा दानिश हुसैनी एक्टर का इतना लंबा नाम नहीं होना चाहिए। देखो, दुनिया मुझे हबीब तनवीर के नाम से जानती है, मेरा असली नाम हबीब अहमद खान है। एक्टिंग और पॉलिटिक्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दानिश का नाम सोचते हैं तो इमेजरी वही आती है कि अगर खा पहने हुए, टोपी लगाए हुए और स्टेज पे कुछ ऐसे करके। दास्तान गोई की वजह से एक पहचान मिली। हाउ मच एन आर्ट फॉर्म शुड बी प्योर एंड हाउ मच इट शुड रीइन्वेंट एज पर द टाइम्स इट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन। ये आज का डिबेट नहीं है, ये बहुत हमेशा जमाने से डिबेट है। द होल आइडिया ऑफ टू दास्तान गोस परफॉर्मिंग इज अ थिएट्रिकल मॉडर्न इन्वेंशन। स्टोरी टेलिंग इज स्लाइटली डिफरेंट देन कैरेक्टर एक्टिंग। सो आई वाज मिसिंग दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ। हिंदी सिनेमा में तो पहली फिल्म पीपली लाइफ थी। अगर आप वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, आपको वो कहानी खुद खड़ी करनी पड़ेगी। तो मदन मोहन दानिश साहब का शेर है कि क्या सितम है वक्त का, इस दौर का हर आदमी है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। हेलो एंड वेलकम टू LRC लेफ्ट राइट सेंटर। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, ना हमने कभी सोचा था कि वो यहाँ आएंगे। कल शाम को बारादरी में हमसे टकरा गए, पुराने दोस्त थे। उन्होंने कहा हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हुई है। हमने कहा आप दाढ़ी हटा तो सकते नहीं है, पर उनको बुलाया। उनका काम सिर्फ यह है कि वो लोगों को कहानियां सुनाते हैं। तो हमने कहा आप आए हमारे साथ। दानिश हुसैन, शुक्रिया, आज थैंक यू। आपकी कहानी सुनी जाएगी। अरे क्या बात है, थैंक यू। वैसे गालिब का शेर है, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। क्या बात क्या बात। तो ऐसी कोई कहानी है नहीं हमारी। नहीं नहीं, कहानियां तो हम निकाल लेंगे आपके अंदर से। पहले बात यह है कि दानिश हुसैन बोले कि डैन हुसैन बोले कि और भी कोई नाम है आपके? नहीं, आप क्या है कि ये नाम का बड़ा मसला है। पासपोर्ट पे जो नाम है वो है मुर्तजा दानिश हुसैन। हाँ। क्रेडिट का जो नाम है स्क्रीन पे और स्टेज पे वो है दानिश हुसैन। उस नाम की कहानी ये है कि मैं हबीब साहब के साथ आगरा बाजार नाटक कर रहा था और बॉन बिनाले जर्मनी जो है ये नाटक जा रहा था। तो उनको बॉन बिनाले को सबमिट करना था एक्टर, कास्ट और क्रू का नाम, जो उनके वहाँ ब्रोशर में छपना था। So that is okay. तो उन्होंने कहा कि भाई सब एक्टर्स जो हैं अपने नाम की स्पेलिंग जो भी उनका नाम ब्रोशर पे जाना चाहिए वो लिख के दें। तो मैंने लिख के दे दिया मुर्तजा दानिश हुसैनी, जो मेरा पासपोर्ट पे नाम था। तो हबीब साहब ने बुलाया और ग्रीन रूम में हम शायद कहीं दानिश हुसैनी, मुर्तजा दानिश हुसैनी, ये मेरा पासपोर्ट पे नाम है। हाँ, तो दैट्स योर नेम गिवन बाय, दैट्स माय पासपोर्ट नेम। हाँ। अब उसमें भी लंबी कहानी है, वो पेरेंट का नाम ये नहीं था, वो भी तवील कहानी है। ठीक। कहानियां दर कहानियां हम लोग घुसते चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा 15 मिनट नाम पे चला गया। कोई बात नहीं, चले। तो अब वो उन्होंने ग्रीन रूम में कहीं, हमारा आगरा बाजार का शो हो रहा था, मुझे बुलाया और कहा कि दानिश, ये तुम्हारा नाम ब्रोशर पे बहुत लंबा है, मुर्तजा दानिश हुसैनी एक्टर का इतना लंबा नाम नहीं होना चाहिए। देखो, दुनिया मुझे हबीब तनवीर के नाम से जानती है, मेरा असली नाम हबीब अहमद खान है, तो तुम्हारा नाम ब्रोशर पे क्या जाना चाहिए? तो मैंने कहा सर आप ही तय कर दीजिए, हम क्या बताएं। हाँ, तो तुम्हारा नाम दानिश हुसैन। अब वो जो उन्होंने दानिश हुसैन तय किया वो दानिश हुसैन हो गया। 2016 में मैं काफी वक्फे के बाद अमेरिका गया। 2009 में मैं आखिरी गया था, उसके बाद मैं 2016 में गया। तो मैं वहां पहुंचा और डिट्रॉइट एयरपोर्ट पे मैक्सिकन वो बॉर्डर TSA ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मुझे रोक लिया और कहा कि आप अंदर आइए। मैंने कहा यार इन्होंने फंसा दिया मुझे। अब वो अंदर किसी खोपचे में मुझे ले गए, वहां पे मिडिल ईस्ट विमेन रो रही हैं, काले लोग परेशान खड़े हैं, एक गोरा भी डांट खा रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से निकलना। 2 घंटा उन्होंने मुझे बैठाए रखा, फिर कहा कि चलिए साहब, फलाने अफसर आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस वक्त तक गूगल आ चुका था,
तो उसने मुर्तजा दानिश हुसैनी गूगल किया तो दानिश हुसैन आ गए। तो ही वॉज एबल टू रिलेट एज टू हु आई एम एंड व्हाट एम आई डूइंग इन अमेरिका। खैर उसके साथ 2 घंटे और बातचीत चली, बहुत जिसे कहते हैं पुरलुत्फ गुफ्तगू थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो बात ही किया जा रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा हुजूर कब तक ये चलेगा, मतलब बाहर कब जाऊंगा, मेरी बहन इंतजार कर रही है 4 घंटे से। तो कहा नहीं आप जाइए, इफ यू वांट टू गो यू कैन जस्ट वॉक आउट। तो मैंने कहा आई कैन जस्ट गेट अप एंड वॉक अवे लाइक दिस। ही सेड यस ऑफ कोर्स एंड I'll escort you to outside। तो फिर उसने पूछा कि ये आपको अंदाजा है क्यों रोका हमने? मैंने कहा मेरे पासपोर्ट पे अफगानिस्तान का वीजा है। तो he said yes that's the reason। और 2012 में अफगानिस्तान दास्तान करने गया था, इंडियन एम्बेसी ने बुलाया था वहां पे। तो he said but I figured out who you are and I had a great conversation and अब मैंने एनोटेट कर दिया है, आपको कभी यहाँ अमेरिका आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो हकीकत है। उसके बाद मैं जब भी गया so I was never troubled at the immigration वो। तो दानिश हुसैन की कहानी जो है ये है वो कुछ इस तरह से है। अब आपकी मर्जी है जो जिससे हाँ जो आपको बेहतर लगता है, जिससे आपको मैं कहूंगा कि आराम और सुकून मिलता है, जिस नाम से आप वो नाम दीजिए। अरे एक बड़े हमारे मित्र थे रवि बसवानी, एक्टर थे, अरे जबरदस्त एक्टर थे, passed out around 15 years back, passed away। तो हमारी बात होती थी, हमने कहा पूछा भाई आप सिंधी हैं? जी वासवानी जी जी। बोले मैं वासवानी नहीं हूँ बासवानी हूँ। मैंने कहा बोले और दुनिया में अकेला हूँ। तो ने क्यों? कि पिताजी का नाम था कर्नल बासवान, अंग्रेजों के जमाने में फौज में थे। एक अंग्रेज अफसर ने लिखते हुए आगे आई लगा दिया, हाँ, तो पूरे खानदान का नाम बदल गया, बासवानी हो गया, बासवानी हो गए। हाँ, इन्होंने इनके बाद आगे बच्चे हुए नहीं, तो ये बासवानी बोले आखिरी वही खत्म हो जाएगा, बासवानी हाँ, कोई नहीं होगा दुनिया में। तो ये ऐसे नाम बदल जाते हैं। तो ये जितने आपके शुगर फील्ड में जो लेबर 19th सेंचुरी में हायर की जा रही थी, जो बाद में लोग जाके फिजी में और वेस्ट गिरमिटिया जो थे, बेसिकली गिरमिटिया जो थे, गिरमिटियों की कहानी यही थी। जब ये जहाज पे चढ़ाए जा रहे थे, ये अपना नाम बोलते थे। अब जो अंग्रेज अफसर जो उसको स्पेलिंग समझ में आती थी तो वो लिख देता था, एंड यू वुड फाइंड एट द सेम स्पेलिंग्स टिल नाउ। तो मुझे याद है कि जब जवानी में नायपॉल और ये सब किताबें पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये सब नाम क्या है। फिर बाद में समझ में आया कि ये गिरमिटियों का नाम जो अंग्रेज अफसरों ने जहाज पे चढ़ते टाइम जो स्पेलिंग लिख दी, वही स्पेलिंग परसिस्ट कर रही है आज तक। चलिए दानिश, आपकी कहानी शुरू करते हैं। आपने अच्छा कुछ सवाल ऐसे होंगे, जब भी कोई एक्टर मिलता है ना, उससे कुछ सवाल क्लीशे वाले पूछने पड़ते हैं, तो वो भी हम पूछेंगे बीच बीच में कि हाँ आपका फेवरेट एक्टर कौन है, इस टाइप के सवाल ही पूछेंगे। लेकिन पहले ऐसे शुरू करते हैं कि एक आदमी बैंकिंग कर रहा था जी, पैसे कमा रहा था, और बड़ी देर में वो कीड़ा काटा कि छोड़ के नहीं मैं एक्टिंग करूंगा, थिएटर करूंगा। तो जैसे हमको या बाकी लोगों को 23, 22, 23, 24 साल में काट जाता है, आपको 31, 30 साल में काटा। तो ऐसा क्या हुआ, या तो कीड़ा था बचपन से, वो निकला बाद में, या ऐसा क्या हुआ उस वक्त, कुछ हुआ होगा ना कि जिस वजह से लगा कि यार हो गया, ये सब नहीं करेगा, ये करना है? नहीं, इसके अंदर जो बहुत बड़ा हाथ था वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट कल्चर था, जो नया नया डेवलप हो रहा था उस टाइम। जो उस वक्त इमीडिएटली आफ्टर लिबरलाइजेशन देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड मल्टीनेशनल बैंक्स कमिंग इनटू द कंट्री। तो सडनली जो है दैट ग्लिट्जी वेरी वेस्टर्नाइज्ड काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर की आप एक मल्टी स्टोरी क्लास बिल्डिंग में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं और साहब पार्किंग है और स्वैंकी, एंड everybody is believing that our little corner of Connaught Place in Gurgaon is some lower Manhattan। वहाँ पे आप पहुँच गए हैं। तो वहाँ लेकिन जब आप अंदर गए तो भाई इंसान की सूरत बदल सकती है, सीरत तो नहीं बदल सकती है ना। तो जो हिंदुस्तानी जो अपना कॉर्पोरेट कल्चर था वो तो नहीं, वो तो लालच के अंदर ही काम के अंदर काम हो रहा है। So the amount of sycophancy and the amount of non-merit based issues that would lead people to promotions and to lead people. So it was all about how smart you are and how can you, suck up to your boss. Yeah, suck up to your boss and how you can fatten your Lalaji's pocket. That's the only criteria. And वो जो मेरा एक myth था कि मैं बैंकर हूँ और old style banking and customer relationship and good services and facilitating people's life, तो वो थोड़ा मेरा myth टूटने लगा। और मुझे ये लगा कि यार मैं
ये सिकोफेंसी मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है कि मैं जाके किसी का जो है ना जैसे पानी भरूं, जैसे लखनऊ की जबान में मुहावरा है किसी का पानी भरना, तो मैं किसी का पानी नहीं भर सकता। या मतलब या फिर कॉर्पोरेट पार्टीज में पैक बनाना, जैसे कि कॉर्पोरेट लैंग्वेज हाँ होता है आप, कि आप हाँ हाउस खड़ा है सर, मैं हाँ हैव हाँ, कैन आई मेक यू करेक्ट। ड्रिंक सर। तो हाँ, अच्छा, उसके अलावा क्या था कि आई थिंक I also ended up in the wrong department. I ended up in the retail section of the bank, which was really about because by that time the nature of banking was changing चेंज। and it was becoming more like an FMCG industry. कि आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, आप साबुन तेल शैम्पू बेच रहे हैं, जितना ओवर द काउंटर आप सेल करेंगे उतनी अच्छी आपकी, टारगेट्स है। हाँ टारगेट्स हैं, उतनी आपकी इज्जत होगी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक आदमी आ रहा है कह रहा है कि साहब मेरे ये इशू है, फलाना चेक मेरा खो गया, मुझे पासबुक नहीं मिली, मेरा चेकबुक नहीं पहुंचा, और आप उसे कह रहे हैं नहीं वो छोड़िए, क्रेडिट कार्ड खरीदिए, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो मुझे वो बड़ा बेमानी सा लगता था। एंड आई थॉट माई ट्रेनिंग एज एन इकोनॉमिस्ट, आई हैड गॉन टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दैट was really not being utilized. Maybe if I was in treasury, maybe I was more on the policy side, maybe I was in the other departments, perhaps मेरी वो जो एक एजुकेशन थी उसको यूटिलाइज किया जा सकता था। सेल्समैन मैं था नहीं, तो मुझे जिसे कहते हैं एक तरह की घुटन महसूस हो रही थी कि मैं अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह हूँ कि जहाँ पे मेरा हुनर है या जो मेरा स्किल है या जो भी मेरा लिमिटेड मेरी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे पता नहीं है। तो by process of elimination I realized that this is not what I want to do. What I want to do I don't know, नो, but I certainly don't want to exist in this culture. अब क्या करें? तो उस जमाने में मुझे थोड़ा बहुत ये था कि जब स्कूल में या जब कॉलेज में पार्टीज होती थी तो आई यूज्ड टू मिमिक पीपल, किसी प्रोफेसर को मिमिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा हिट नंबर हुआ करता था। तो मुझे ये लगा कि एंड आई यूज्ड टू एंजॉय डूइंग दैट, बीइंग ऑन स्टेज एंड performing, though I'd never done like a professional theater or joined any theater group, but I thought that was something I enjoyed doing. एक्सप्लोर। हाँ, और कोई टैलेंट था नहीं, गाना नहीं गा सकते थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते थे, पेंटिंग नहीं कर सकते थे, स्पोर्ट्समैन नहीं थे, सही मानों में एक जिसे कहते हैं मीडियन मीडियोकर, 17 लोग ऊपर हैं क्लास में, 17 लोग नीचे हैं, 18वीं रैंक पे आप हैं 35 लोगों में से, तो उस तरह के आदमी थे हम। तो मैंने कहा कि शायद थिएटर अगर किया जाए तो उससे क्या होगा कि बैंक की, अच्छा उसमें ये पहले ख्याल नहीं था कि ये करियर होगा, पहले ये ख्याल था कि इस बैंक की बोरियत को मिटिगेट करने के लिए, उसको जरा हल्का करने के लिए शाम में आपके पास एक और शगल है कि आप चले जाते हैं उस शगल में, थोड़ी देर आपने रिहर्सल दिल किया, लग जाता थिएटर है। किया, और कम से कम आपका जो ये दिन का 8-10 घंटे का पोर्शन है ये आप पे इतना भारी नहीं पड़ता, क्योंकि यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द इवनिंग। अब थिएटर कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, तो उस जमाने में ये सत्या हिट हो गई थी और मनोज बाजपेयी का बहुत नाम हो गया था, दिलवाले, एक्ट वन। हाँ, हाँ नहीं ये बैरी बैरी जॉन, जॉन क्या से। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया हिट हो गई थी, तो शाहरुख स्टार हो गए थे। तो मुझे ये लगा कि यार ये बैरी जॉन इन्हीं का नाम चल रहा है, तो मैंने फोन उठाया, कर दिया उनको, और वो सरल सहल जमाना था, उन्होंने ही फोन उठाया, उन्होंने सवाल किया कि तुमने कुछ पहले थिएटर किया है? मैंने कहा नहीं सर, आपके साथ करना है इसीलिए फोन कर रहा हूँ। तो कहने लगे पहले आपको 3 महीने का एक कोर्स करना पड़ेगा एक्टिंग पे। मैंने कहा कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक फुल टाइम कोर्स है, एक पार्ट टाइम कोर्स है। तो मैंने कहा सर फुल टाइम तो जरा मुश्किल है, मैं नौकरी करता हूँ बैंक में, पार्ट टाइम में मैं आ सकता हूँ, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, नोएडा में उनका स्टूडियो था। तो आई यूज्ड टू गो देयर थ्राइस अ वीक इन द इवनिंग एंड आई यूज्ड टू डू दैट एक्टिंग वर्कशॉप। और वो 3 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा। उस 3 महीने में मुझे ये समझ में आया कि जो हिंदुस्तान में हर आदमी सोचता है कि एक्टिंग और पॉलिटिक्स तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक स्किल है और इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अनलेस यू डू नॉट गेट द wherewithals of this skill set, you cannot really be an accomplished actor. It's not really so much an instinctive form. It's a craft. तो 3 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि अब, तो उन्होंने कहा बाहर जाओ, ऑडिशन दो, काम करो। तो मैंने कहा नहीं, पर मुझे तो आपके साथ काम करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर इंतज़ार कीजिए, मैं कोई प्ले का ऑडिशन करता हूँ तो आप आइए। और उसी के 3-4 महीने बाद उनका एक थिएटर एक्शन ग्रुप होता था उस ज़माने में, टैग, तो वो विजय तेंदुलकर साहब का एक प्ले था, खामोश अदालत जारी। खामोश अदालत जारी है उसका हिंदी अनुवाद। तो उसका वो मंचन हो रहा था और मैंने ऑडिशन दिया और मुझे पोंछे का रोल उसमें मिला। और वो May 99 was the first time when I stepped on the stage
and performed where somebody had bought a ticket to watch me. वॉच और वो 3 साल का वक्फा था कि जहां मैं थिएटर भी कर रहा था और बैंक की नौकरी भी कर रहा था. And over that period of 3 years, I kind of felt this is really what I want to do, and I don't really want to do this. तो फिर एक दिन मैंने अपना मन कड़ा किया और मैंने कहा कि इंतज़ार करते रहोगे तो फिर यही करते रह जाओगे कि एक पैर इस नाव में और एक पैर उस नाव में, तो बेहतर ये है कि एक नाव में कूद जाओ. हाँ, जो चीज साइड में होती है फिर वो साइड में ही रह हाँ, जाती है. तो हाँ. वो एक नाव में कूद जाओ. तो फिर मैंने फैसला किया, मैंने इस्तीफा दिया. 2 हफ्ते तक मेरे बॉस को यकीन नहीं था, उसको पक्का यकीन था मैं किसी और बैंक में जा रहा हूँ, और बार बार मुझे कहता है कि देखो छोटी इंडस्ट्री है, एक ना एक दिन तुम मुझसे टकराओगे, झूठ ना बोलो, सच बताओ कहाँ जा रहे हो. तो ऐसे नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं वाकई में नौकरी छोड़ रहा हूँ और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. सो आफ्टर 2 weeks ही काइंड ऑफ realized that I am speaking the truth, and he forwarded my resignation letter to the HR department. और बस that's it. 2002 and the story began. तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ साल आपने काम किया इधर, मतलब दिल्ली में रहे, थिएटर किया, फिर एक पहचान जो और वो पहचान बनने का रीजन ये भी था कि भाई सोशल मीडिया का जमाना भी आ रहा था. उस जमाने में तो I mean, इतना सोशल मीडिया तो बहुत लिमिटेड था. हाँ, पर जो दास्तान गोई वाली बात जब शुरू हुई, हाँ, तो मैं सीधे वहां पे आता हूँ कि दास्तान गोई जब शुरू हुआ तो एक तरह का लोग ईमेल पे आ गए थे, एक ऑर्कुड टाइप की चीज शुरू हुई थी, कुछ हो रहा था. फेसबुक क्या होता है लोग ढूंढना शुरू कर रहे थे, याहू चैट शुरू हो गई थी, उस तरह की चीजें हो रही थी. तो एक इंटरनेट पे एक एक्सप्लोरिंग हो रही थी, और उस जमाने में ये आप महमूद के साथ मिलकर आपने दास्तान गोई पर काम करना शुरू किया, और दास्तान गोई काफी आगे बढ़ी, और यू नो you were the faces out of the, say if I include Himanshu who started with Mahmood, and then you took over, and so 3 of you were initial faces, and then Mahmood and you became the face of the Dastan Goi. And then दास्तान गोई जो आर्ट फॉर्म है जिसको एक तरीके से बढ़ाया गया और रिवाइव किया गया, जो जिस वजह से एक दानिश का नाम सोचते हैं तो इमेजरी वही आती है कि अगर खा पहने हुए, टोपी लगाए हुए और स्टेज पे कुछ ऐसे करके पोज बना हुआ है कि हाँ आपने पूछा कि नहीं, तो वही इमेजरी आती है. वो ब्रांड जब बन रहा था तो उसमें कितनी मेहनत गई भाई. एक तो जो कहानियां थी वो उठाई गई और वो सुनाई गई उस अंदाज से जैसे पहले सुनाई जाती थी. फिर उस पर काम हुआ, फिर उसमें चौबोली भी आई, फिर उसमें विजयदान नेता की और कहानियां आई, फिर उसमें और दास्तान फला, दास्तान डिमका भी आई. तो जब ये काम होना शुरू हुआ, which was I think which was fantastic, using contemporary stories and telling it like a दास्तान performance. ये जब हो रहा था तो उसमें कितनी मेहनत थी, और क्या ये लग रहा था कि यार हम लोग जब जर्नी कर रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं, शुरू में तो दास्तान देखने शायद 20 लोग आते थे, फिर 30 लोग आना शुरू हुए, फिर 50 लोग आना, धीरे धीरे बड़ा, it took years to establish the brand. तो ये कभी लगा कि यार was it worth it, मतलब जो काम कर रहे हैं और इसमें कितनी मेहनत थी? No, it was absolutely worth it. And ये आपकी बात सही है कि दास्तान गोई की वजह से एक पहचान मिली. उससे पहले ये था कि मैं काफ़ी खुशकिस्मत था कि मुझे बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे और दिग्गज थिएटर के डायरेक्टर्स मिल गए. तो होता ये था कि मैं नाटक करता था, कोई देखता था और कहता था अरे तुम आओ हमारे नाटक में भी एक रोल कर लो. तो 3-4 साल के वक्फे के अंदर मैंने राजेंद्र नाथ साहब, M.K. रैना, यात्रिक थिएटर ग्रुप, जॉय माइकल का, M.S. सत्यू साहब, हबीब तनवीर साहब, फाइनली. तो आई वॉज एबल टू वर्क विद ऑल दीज डायरेक्टर्स. एंड वो जो एक एहसास कमतरी था कि यार हम तो कभी NSD नहीं गए, हम तो कभी FTI नहीं गए, हम रेपेट्री में भी नहीं गए, तो क्या हम एक मुकम्मल तरीके से, एक संपूर्ण तरीके से इस आर्ट फॉर्म को समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी कोई बेसिक ग्राउंडिंग या ट्रेनिंग नहीं है. तो वो एक एहसास हमेशा रहता था. तो इन लोगों के साथ काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि सीखने को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया, कि रोल बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे क्योंकि हम नए थे, इतना कुछ तजर्बा नहीं था, तो हमको छोटे रोल मिलते थे. तो अपना एक एंट्री हुई, डायलॉग बोल दिया, उसके बाद बाहर बैठे रिहर्सल देख रहे हैं, डायरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बाकी बड़े सीनियर एक्टर्स हैं उनको देख रहे हैं, फिर आधे घंटे के बाद एक लाइन आई तो फिर अंदर गए. तो उसमें क्या था कि मौका बहुत मिलता था कि बैठ के देख के समझें और सीखें कि डायरेक्टर कर क्या रहा है. और उसी दौरान जो है आगरा बाजार कर रहे थे, तो हबीब साहब ने कहा कि भाई कल दास्तान गोई का शो है, और अगर आप
if you are an actor worth your name, then you should be familiar with this art form. तो मैं बहुत जिसे कहते हैं उत्सुक हुआ कि भाई क्या चीज़ है। तो गया अगले दिन देखने, और हिमांशु और महमूद परफॉर्म कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक वाओ, क्या आर्ट फॉर्म है। अब क्या है कि हम लोगों ने मर्सिया गोई बहुत देखी है, मुहर्रम में मर्सिया गोई होती है, और वो पूरा जो ट्रेडिशन है मर्सिया का, मीर अनीस के मर्सिये, मिर्ज़ा दबीर के मर्सिये, बाकी मीर वहीद साहब जो उनके भतीजे थे मीर अनीस के, और जितने बड़े दिग्गज मर्सिया गो थे, इन लोगों के मर्सिया जो है हम लोगों ने बहुत सुने हैं और उनको परफॉर्म होते हुए देखा है। बट मर्सिया खानी का केस ये है कि इट हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट, and because of that it's kind of a religious theater and it is performed in under a certain context. तो उससे क्या होता है कि क्योंकि वो एक सेक्युलर चीज नहीं है, उसकी जो एक पहुंच है वो जरा महदूद हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है, महदूद हो जाती है, क्योंकि भाई जो लोग से कहते हैं जीरक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो थोड़ा जानते हैं, तो उनको इससे मतलब नहीं है, वो मजलिस भी हो रही होगी, मर्सिया गोई होगी, वो पहुंच जाएंगे। लेकिन आम आवाम जो है वो कट जाती है, वो सोचती है अरे भाई ये कुछ मुसलमानों का, शिया मुसलमानों का कुछ अलग फंक्शन चल रहा है, उसमें क्या जाना, कोई कथा वथा हो रही है। तो देन व्हेन आई हर्ड दास्तान गोई, तो आई सेड यार ये तो वही रजिस्टर है, वही जबान है, लेकिन ये सेक्युलर सेटिंग है, एंड दिस कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर। इसके लिए कोई थिएटर के कवायद नहीं है, आप इसको सड़क पे कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में कर सकते हैं। तो सडनली द सेम रजिस्टर, the same literary kind of repository can be presented to anybody in any context and not just a very religious theatrical context. तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसे करना चाहिए। And within 2-3 months, I was offered कि you come over and let's start doing दास्तान. तो one of the initial things that I realized was कि उस जबान का सिंटैक्स बहुत अलग है। हम अब जो सिंटैक्स हमारा उर्दू, हिंदुस्तानी, हिंदी जबान का है, वो सिंटैक्स नहीं है जो वो 19th सेंचुरी की जबान उर्दू की होती थी। प्लस व्हाट इज आल्सो हैपेंड दैट बिकॉज द होल आर्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज इन अ पीरियड वेयर देयर वर नॉट any other technological or entertainment or other kind of distractions you had. So it was really about बयान, और कितना आप अपनी स्पीच से लोगों को थाम सकते हैं। दूसरा, उस जमाने का जो ट्रेंड था, जो फैशन था जबान का, जितनी आपकी फ्लावरी जबान है, जितना आप उसको तूल लेंगे, खींचेंगे उस जबान को, जितना एक ही बात को नए नए अंदाज से कह सकेंगे, उतने आप बेहतर ओरेटर माने जाएंगे। और ये जो ट्रेंड है, स्पेशली 20th सेंचुरी में जब हम पहुंचे, एंड व्हेन दैट होल आर्ट फॉर अ कॉज मूवमेंट, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, रियलिज्म इन सिनेमा, रियलिज्म इन लिटरेचर, जब ये सब आने लगा, शॉर्ट स्टोरी आने लगी, सो द वे यू यूज लैंग्वेज आल्सो स्टार्टेड चेंजिंग, एंड ब्रेविटी बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, कि कितने आप संक्षिप्त तरीके से और कितने आप रियलिस्टिक तरीके से अपने डायलॉग को रखें, कम शब्दों में और सरल भाषा में। तो फ्लावरी एम्बेलिश्ड लैंग्वेज थी, वो बाहर हो गई। अब ना लिटरेचर उस तरह से लिखा जाने लगा, ना कहानियां उस तरह से लिखी जाने लगी, ना फिल्म का जो मुकालमे और संवाद होते थे वो उस तरह से लिखे जाने लगे। तो ये एक बड़ा रियलिज्म सा आ गया। अब चैलेंज ये था कि आपको वो सिंटेक्स इस दौर में इस्तेमाल करना है, जब लोग इस तरह से भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, भाषा बोलते नहीं है, तो क्या लोग ये सिंटेक्स समझ पाएंगे? क्या वो इन कहानियों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या वो इन कहानियों का मजा उठा पाएंगे? ये एक चैलेंज था। तो आई थिंक द ग्रेटेस्ट जॉय वाज कि हाउ डू यू टेक अ काइंड ऑफ अ चौसेरियन, अ काइंड ऑफ अ शेक्सपियरियन, अ काइंड ऑफ अ द medieval text and then present it in a modern day without diluting the text and yet retaining the pleasure of the text, कि जो लुत्फ है वो उस पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और वो समझ में भी आना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जबान, जैसे मैंने पहली बार जब देखी थी तो मैंने कहा ये बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ, फिर जब धीरे धीरे जब उसमें और आप लोगों ने काम किया तो मुझे समझ में आने लगा कि हाँ यार, आपने इसको सिंप्लीफाई भी किया है, आपने उस पर काम भी किया है, कि भाई वहां से उठाकर सिंप्लीफाई तो मैं नहीं कहूंगा कि इतना किया हमने, हम मोर और लेस वही जबान बोलते थे, बट आई थिंक द लर्निंग वाज हाउ टू परफॉर्म इट इन अ वे वेयर इट बिकम्स एक्सेसिबल, कि आप लाइक आप बोल रहे हैं शेक्सपियरियन डायलॉग,
बट आप उसको मॉडर्न सिंटेक्स में बोल रहे हैं, आपके पॉजेज अलग हो गए हैं, आपके डिलीवरी अलग हो गई है. So even though you are saying a Shakespearean dialogue, but you're speaking as if it's a normal conversation. And I think that's the skill of a great actor, a Shakespearean actor, जो आज के दौर पे इस तरह से उसको पेश कर सके. तो आई थिंक वो लर्निंग हमको आने लग गई कि कहाँ पे हम उसकी रिदम को कैसे ब्रेक करके विदाउट डाइल्यूटिंग द लैंग्वेज उसको आज के दौर में आज के स्टाइल में बोले और आपको फिर भी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है. मतलब हाँ, आपको शायद लिटरल मीनिंग ना पता हो लफ्ज का, लेकिन मोटा-मोटा समझ में आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट से और आपको उससे समझ में आ जाएगा कि भाई बात क्या कही जा रही है, और कहानी का सिरा आप पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोटा मोटा ये कहानी में हो रहा है. एंड बाकी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में है कि आप किस तरह से उसको उजागर करते हैं कि लोगों की समझ में आ जाए. फिर ये नई दास्तानें शुरू हुई. तो आई ऑल्सो बिलीव कि शी जस्ट एनी स्टोरी टेलिंग कैन नॉट बी दास्तान. आई वाज कमिंग टू दैट कि सॉरी मैं इंटरप्ट. हाँ नहीं आप बिल्कुल कीजिए. ये जो बात है और दास्तान के साथ और भी कुछ लोगों के साथ, और ये दास्तान को क्योंकि आपने दास्तान की है, आपने और भी बहुत काम किया है, हम बंदिश बना लेते हैं. ये पिछली बार मैं किसी एक म्यूजिशियन आए थे, उनसे बात कर रहा था. मतलब म्यूजिशियन क्या, डॉक्टर साहब है, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने 20,000 गानों का इंसाइक्लोपीडिया बनाया है हिंदी फिल्म गानों का, कि वो हर गाना किस राग पर बना है. राइट. तो मेरा उनसे भी ये सवाल था कि भाई जो हिंदुस्तानी संगीत की बंदिश ये है कि उन्होंने अपने आप को बांध दिया कि ये ऐसे ही होगा. अगर ये ऐसे ही होगा तो स्लाइड गिटार कैसे आएगा, ये ऐसे ही होगा तो मोहन वीणा कैसे आएगी, रूल तो तोड़ना पड़ेगा. तो वही सवाल दास्तान पे आता है कि अगर आप इसको किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को बांध देंगे तो फिर वो रूल हो गया ना एक, कि साहब रूल है थिएटर का कि लाइट पकड़नी है. लाइट अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो कई बार आप बाहर जाओगे ना लाइट से भी. तो वो जो दास्तान में मुझे लगा, और हो सकता है मैं गलत हूं, कि सारे दास्तान को इस दास्तान को ही कलेक्टिव जब बना और इतने सारे लोगों ने करना शुरू किया, आई एम जंपिंग द गन हियर बिकॉज़ वो बात हमने की नहीं है, लेकिन सबने एक फॉर्मूला पकड़ लिया. तो बारिंग 2 or 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स who were probably great storytellers, and उनका अपना एक अंदाज था, और अंदाज ही है इसमें, वो लफ्ज तो लिखे हुए हैं, आपने पढ़ना ही है. बाकी सब एक दूसरे की कॉपी बनते चले गए. ये सवाल थोड़ा जल्दी आ गया, पर यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि फैक्ट्री लग गई. ये भी दास्तान को अच्छा क्या करना है, ऐसा कुर्ता पहनना, ऐसा खड़े होना और ऐसे ही बोलना है. तो मेरे ख्याल से मैं अपनी उंगली पे गिन सकता हूँ कि शायद 3 या 4 लोग जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म में जब काम किया, इंक्लूडिंग यू, जिनका अपना एक अपना अंदाज था. बाकी सब कार्बन कॉपी लगी. और हाँ, ये आर्ट फॉर्म फैली. हम जो बात कर रहे थे वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन हाँ आर्ट फॉर्म फैली. नहीं, इसमें देखिए 2 चीजें जो आपने सवाल किया. पहली चीज ये है कि दिस डिबेट इज अ centuries old debate. How much an art form should be pure and how much it should reinvent as per the times it is being performed in. ये आज का डिबेट नहीं है, ये बहुत हमेशा जमाने से डिबेट है, और दोनों के पास प्रोज एंड कॉन्स है. अगर चीजें महफूज नहीं की जाएं तो चीज बरकरार नहीं रहेगी, और अगर चीजों में नई तब्दीली नहीं आएगी तो फिर नए फॉर्म्स नहीं आएंगे. तो अगर द्रौपदी रहता तो फिर ख्याल नहीं आता है. तो ये शिप ऑफ थीसिस वाली डिबेट है कि भाई क्या ये वही जहाज रहा, क्या ये नया जहाज बन गया धीरे धीरे, और इसका कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि इंसान का मिजाज खुद जो है वो मुसलसल एक जैसा नहीं रहता. आप जो आज से 5 साल पहले थे वो आज नहीं है, और आज से जो 5 साल बाद होंगे आप आज नहीं होंगे. तो इंसान खुद तब्दील होता रहता है. तो जाहिर सी बात है इंसान जो चीजें कर रहा है वो भी तब्दील होती जाएंगी. और ये भी सोचना कि किसी जमाने में कोई प्योर चीज थी वो कभी होता नहीं है. कभी उस जमाने के लिए हमको लगता है कि कोई प्योर चीज कभी थी ही नहीं, क्योंकि देयर वाज ऑलवेज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, पीपल माइग्रेटिंग, ट्रैवलिंग, न्यूअर थिंग्स कमिंग इन, न्यूअर इन्फ्लुएंसेस कमिंग इन. तो ये हमेशा इंसान का अदला बदली, लेन देन, आदान प्रदान चलता रहा है. तो उससे क्या हुआ कि हर जमाने में चीजें, कुछ लोग, क्योंकि पहले जमाने में क्या था कि वसाइल कम थे लोगों के पास, रिसोर्सेज कम थे, तो लोग ज्यादातर एक ही जगह पे रहते थे, इतना ट्रैवल नहीं करते थे. तो इसलिए चीजें जरा पक जाती थी एक जगह पे, और फिर कोई बाहर से आया या कुछ हुआ तो फिर चीजों में ट्रांजिशन जो है उसमें टाइम लगता था. तो इसलिए आप ये कह सकते थे कि एक स्टेबिलिटी थी, एक ठहराव था. बट इन लास्ट 250 years, because of the steam engine coming in, because of the aeroplanes coming in, because of the technology, because of colonialism, for a lot of reasons, this migration has increased many folds.
तो उससे क्या है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर हैज आल्सो इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। तो चीजों में अब तब्दीलियां बहुत जल्दी जल्दी आती हैं और बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो ये चीज जो है हमेशा रहेगी, ये डिबेट हमेशा रहेगी। दूसरी चीज कि जो हम दास्तान गोई करते हैं वो दास्तान गोई नहीं थी जो 18th और 19th सेंचुरी में होती थी। जो दास्तान गोई मॉडर्न टाइम में, इट इज नॉट रिवाइवल, इट्स अ रीइन्वेंशन। There is a difference between revival and there is a difference between reinvention. Fantastic, yeah. Na? Revival is when a certain tradition has been on for a while and then you again pick the thread from the same place and you revive the tradition. हमारे साथ क्या था कि because the Indian scholarship was not like the external, the Western scholarship. The Western scholarship was very much about where you can have an outside gaze towards what is happening. So you don't have to be an insider. आप स्कॉलर हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप आए, आप एक आउटसाइडर हैं, आपने रिसर्च किया और आपने एक डॉक्टोरल थीसिस लिख दी कि ये चीज ये है। इंडिया में क्या था, हमारा ट्रेडिशन क्या था कि आप आउटसाइडर बन के ज्ञान ले ही नहीं सकते थे, आपको इनसाइडर ही बनना था, आपको शिष्य ही बनना पड़ेगा तभी आपको गुरु से ज्ञान मिलेगा, वरना वो बड़ा कवर्ड था। हाँ, गुरु आपको ज्ञान ऐसे देगा नहीं। हाँ। अब जब आप इनसाइडर बन गए तो फिर आपको वो ट्रेडिशन बरकरार रखना है, आप फिर किसी और को नहीं देंगे, आप उसी को देंगे जो आपका शिष्य बनेगा। तो उससे क्या था कि आर्ट फॉर्म्स थे, म्यूजिक ट्रेडिशंस थे, बट देयर वाज नो एक्सटर्नल स्टडी अबाउट हाउ दीज आर्ट फॉर्म्स वर बीइंग क्रिएटेड और प्रिजर्व्ड और उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज मुझे नहीं आ रहा है अभी, जहन से निकल रहा है, कैसे उसको बढ़ाया जा रहा है। देयर वाज नो एक्सटर्नल स्टडी। तो हमारे पास इतना कुछ मटेरियल नहीं था कि उस जमाने में आर्ट फॉर्म ये कैसे प्रैक्टिस होता था, क्या क्या इसके कवायद होते थे, क्या क्या इसके डिसिप्लिन होते थे, किस तरह से लोग अपने आप को तैयार करते थे, बहुत स्कैंटी मटेरियल था। तो वो जो शमशुर रहमान फारूकी साहब ने या फ्रांसिस प्रिशेट ने या दो चार जो बड़े स्कॉलर्स थे, उन लोगों ने ये स्कैंटी मटेरियल जो है उसको इकट्ठा किया, करके बाहर निकाला। तो आपको ये समझ में आया कि हाँ भाई ये थोड़ा आर्ट फॉर्म था। तो बेस्ड ऑन दैट स्कैंटी मटेरियल द आर्ट फॉर्म वाज काइंड ऑफ रीइन्वेंटेड। सो इट वाज बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एनी I mean, my knowledge can be limited, but I don't recall reading ever that there were two Dastangos performing the same tale. Yeah. And there was only one person who was performing the tale. So the whole idea of two Dastangos performing is a theatrical modern invention. And there's nothing wrong with that. And I think it was a great device. I think it was a great device. Because I don't think we have the wherewithal or the skills कि जो एक पुराने दास्तानगो के पास था कि जो साहब 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जो है वो अपने बयान से रोक के रखे हुए। मॉडर्न ना ऑडियंस वैसी है ना मॉडर्न एक्टर्स वैसे। ऑडियंस तो 30 सेकंड में आगे बढ़ जाती है, तो ना मॉडर्न एक्टर्स वैसे हैं ना मॉडर्न ऑडियंस है। तो एक और दास्तानगो होने की वजह से ये हो गया कि आप लोड जो है एक आदमी पे नहीं आता, वो दूसरे आदमी पे चला जाता है और वो चेंज मिलता है ऑडियंस और वो वेरिएशन मिलता है। इट्स आल्सो काइंड ऑफ डूइंग द लाइक द टू वॉइसेस यू हियर इन द कवाली, which is one is a masculine voice and one is a feminine voice. तो आपको I mean in दास्तान गोई we are not following that thing of a masculine voice and a feminine voice, but you do find a variation and which brings in a certain theatricality in the presentation of the story, and I think that was a great hit, जिसकी वजह से जो है वो चीज बढ़ गई। अब तीसरी बात जो आपने जो पहलू उठाया वो ये था कि जो नई दास्तानें आ रही हैं, एंड जो मैंने आपसे पहले कहा कि नॉट एवरी स्टोरी टेलिंग इज दास्तान गोई, क्योंकि दास्तान गोई जब आप बात करें तो दास्तान गोई एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन है जहाँ पे एक अंदाज था जबान का इस्तेमाल करने का और जबान के सिंटैक्स का, कि इस अंदाज में दास्तानें लिखी जाती थी और सुनाई जाती थी। तो अगर आप दास्तानें उसी अंदाज में लिख के मॉडर्न टेल नहीं सुना रहे हैं तो इन सम सेंस इफ यू टेक इस्मत चुगताई स्टोरी और यू टेक मंटो स्टोरी और यू टेक राजेंद्र सिंह बेदी स्टोरी और उसको आपने दास्तान के अंदाज में पेश कर दिया, तो आई डोंट थिंक दैट इज दास्तान। यू आर टेलिंग मंटो स्टोरी, यू आर टेलिंग राजेंद्र सिंह बेदी स्टोरी। दे डिड नॉट राइट इट एज अ दास्तान, उनकी ज़बान अलग थी, फ्लारी नहीं थी, they wrote it as a short story. It was meant to be consumed from the page and not from the stage. तो वो अंतर है, एक चीज जो ओरल है स्टेज के लिए और एक चीज जो रिटन है और पेज कंजम्पशन के लिए है, उन दोनों की जबान का अंतर जो है वो हो जाता है। वो आप उसको अगर आप इधर लाएंगे तो वो इस तरह से उसको आप दास्तानिक नहीं कह सकते। दास्तानिक के लिए यू हैव टू हैव दैट दोज ओरल ट्रोप्स जो एक स्पोकन लैंग्वेज में होते हैं, जो एक टेलिंग ऑफ द स्टोरी में होते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज वी डू नॉट लिव इन द सेम मिलियू, because we don't speak the same syntax, because we don't speak the same language, because that is not the way we speak or conduct or deal with our languages in our modern times. The text which we are performing as Dastan,
which is essentially the printed text, which is from the 1880s to 1917 जो मुंशी नवल किशोर ने यहाँ पे छापा. That text requires supplementary explanation. क्योंकि आप सीधा वो टेक्स्ट जैसे लिखा है परफॉर्म करेंगे तो वो टेक्स्ट लोग समझ में नहीं आएगा. तो that requires a supplementary explanation. That supplementary explanation I call the meta text. That is a text that you have to create over and above the text that you are performing. So there has to be a preamble, there has to be an aside, there has to be a conclusion. So there is an additional text which is coming along with the Dastanic text. Now this meta text that you are using in order to facilitate the understanding of the audience, in order for them to understand the historical Dastan that you are telling, that becomes really important in terms of how the performer conducts themselves. वहाँ performer का style आता है, वहाँ performer का अंदाज आता है. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर हर performer वही चीज याद करके सुना रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, तो वो तो फिर आप वही कर रहे हैं ना. लेकिन जब आप मेटा टेक्स्ट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपने एक प्रियम्बल लिया, एक असाइड दिया, एक ग्लॉसरी किया, कुछ शेर पढ़ दिया, कहीं और डिटूर मार लिया, फिर वापस चले आ गए, देन यू आर गेटिंग क्लोजर टू, जैसे सारे परफॉर्मर्स करते हैं, कव्वाल करते हैं, जैसे कव्वाल करते हैं, गजल सिंगर करते हैं, मतलब कोई और चीज, स्पेशली कव्वाल. यू लुक एट ऑल द बिग कव्वाल, हाँ बिल्कुल, वो दे ऑल इंडल्ज इन दिस खुसरो सुनाते साइड में कबीर पे चले गए, वापस आ गए. सो आई थिंक दैट मेटा टेक्स्ट is really what kind of makes the present performer different from the other performer. दानिश, इतने पैशनेट आप हैं और आपने इतने पैशनेटली बताया, और फिर एक दिन अचानक जो हुआ उस बारे में बात नहीं करेंगे, रीजन की बात नहीं करेंगे, पर एक दिन अचानक वो जगह छूटी, ठीक है ना, वो ये दास्तान का सिलसिला टूटा, फिर आप अलग हुए और आपने अपना आपने अपने आप को कहा दास्तान गो नहीं हूं मैं, किस्सा गूंगा, ठीक है. बारिंग द रीजंस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ते हुए, जब आप अलग हुए और आपने वापस शुरुआत की, और उस वक्त आप फिल्मों में जा चुके थे, तो मैं इस पे वापस आऊंगा सवाल पे. जब आप फिल्मों में गए तो एक ट्रांजिशन था, जाहिर सी बात है आपका एक एक्सपोजर था, वाइल यू वर डूइंग दास्तान गो, एक रोल यहाँ एक रोल वहां करते करते फिर आप बंबई पहुंच गए. तब तक आप दिल्ली में थे. जब आप बंबई पहुंचे तो जैसे मैं फैजल कहाँ गए, फैजल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, कुछ लखनऊ नामा सुनाता हूँ कहानी, तो कई बार होता है कहते हैं आप चिल्ला रहे हैं, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं कि, तो स्टेज से जब पहला ट्रांजिशन होता है, जैसे मेरे साथ अभी भी होता है, इतने साल से कैमरा के आगे बैठ रहे हैं, लेकिन कई बार शुरू हो गए आप, तो कि आवाज बुलंद दूर तक जानी चाहिए. वो ट्रांजिशन जब सिनेमा में आता है और साथ में ये कहीं ना कहीं जहन में चल रहा है कि यार ये तो मतलब जो कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता टूटता है, कोई भी चीज छूटती है, तो एक जहन में रहता है पीछे. तो वो फेज कैसा था? और ये बहुत जाती सवाल है कि शहर शिफ्ट हुआ, जिस चीज पर मेहनत की जा रही थी वो उससे अलग हुए, और सिनेमा का वर्ल्ड अलग है. और आई एम श्योर आपको कुछ काम करके सुकून मिलता होगा, कुछ काम आप सिर्फ ग्लैमर के लिए करते होंगे, कुछ काम पैसे के लिए भी करते होंगे कि आप कुछ नहीं है तो पैसे ही कमा लें. पर जो ये दास्तान गोई थी, और उससे जब आप शिफ्ट हुए, फिर आपने होशरुबा रेपर्टरी बनाई और आपने इतना बंबई में अपना पूरा सेटअप आपने वापस शुरू किया और वापस खड़ा कर लिया, उस जहन, उस पीरियड में व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड? कुछ होगा ना, एक टाइम होगा कि यार मतलब एक स्टार्ट किया, कर्व यहाँ तक गया, फिर कर्व यूं गिरा, अब आई एम हियर समवेयर, शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दिस वे, व्हाट टू, हाउ टू डू इट? I don't know, I don't know if you answered this question earlier. No, absolutely. Why not? Why not? I mean, it's a very pertinent question that you've asked. Now, there are various things to it. One is this, see, primarily at the start of my journey, I wanted to be an actor, which means that I wanted to play characters. When you are a storyteller, you it's a very different medium than what you understand as character, being a character and telling a story. When you are a storyteller, you are primarily yourself. आप दानिश हुसैन दास्तान गो हैं जो दास्तान सुना रहा है, तो उसमें आप इन दास्तान, while telling the दास्तान, you can have shades of characters, but you're not constantly playing a character. So as a storyteller, it's a very different. And if you're playing it, you're telling that, look, this is how X said this, I will say this like this, and I come back to being, and you come back to being the storyteller. Yeah. So in that sense, that it's a great art form, but storytelling is slightly different than character acting. So I was missing that part of my life, because that is something really I wanted to do, to be characters, to be an actor, have different lives every day, which I was kind of missing. Dastan Go was very good. It gave an identity, it opened doors, a lot of people recognized you,
suddenly your identity was not as just any other theater actor. You were seen as someone who's attached to an art form and who's kind of in a very important way responsible for the art form's revival. So all that was very good. It was opening doors. It was making acquainting other people very easy. लेकिन वो जो एक खलिश थी कि साहब मुझे किरदार करने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है, वो चीज जो है वो थोड़ा मिस हो रही थी. So when I formed the theatre company in 2012, this was one of the reasons that I could do conventional plays where I can be a character in that play and I can go and I act on the stage as this. The other thing that was there, there was a phase when for a year and a half, I did not do Dastan at all and I was focusing entirely on plays in my theatre. And I got invitations कि आप आएं दास्तान सुनाएं और करें. At that time, the idea struck me as to why should I limit storytelling to Urdu? I mean, कहानियां तो और भी जबानों में हिंदुस्तान में, और जबान का मसला ये है कि जो ये कॉलोनियल देन है मॉडर्न सिटीज हिंदुस्तान के, जहाँ पे एक खिचड़ी किस्म की कच्ची पक्की एजुकेशन आपको दी जाती है, जहाँ पे लोगों से जबान छीन ली गई है उनसे. ना वो अंग्रेजी बोल सकते, ना अपनी जबान बोल सकते, एक मिली जुली जबान बोलते हैं और किसी भी जबान में उत्तीर्ण नहीं है, किसी भी जबान में कोई काबिलियत नहीं है. तो मुझे लगा कि जबानें तो हर जगह कम हो रही हैं, तो क्यों ना बाकी जबानों की कहानियां भी उठाई जाए. तो देन द आइडिया ऑफ किस्सेबाजी केम टू मी एंड आई सेड कि इन किस्सेबाजी आई विल डू दास्तान गोई, but the other actors and other storytellers that I will get on the platform, I would insist on them कि आप अपनी जबान की कहानियां लेकर आएं और उन कहानियों को तैयार करें और मैं आपकी मदद करूंगा वो कहानियां सुनाने में. Now the problem is that what do you do if there is a Malayalam story? What do you do if there is a Tamil story? What do you do if there is a Marwari story? If there is a Bangla story? Because then again, it's only the people in that language who would understand. How do you overcome that barrier कि बाकी लोग भी उस जबान का मजा ले सकें? So I thought that why not perform these languages bilingually? So I said, let me divide the story in two sections. One section is where the story is being performed in a core language, and one section of the story is being performed in a bridge language. So core language जिस जबान में वो कहानी असल में लिखी गई है, और bridge language could be Hindi, English, depending on the skill of the storyteller. अब how do I divide the story in the core section and in the bridge section? So I realized कि अगर descriptions को core जबान में रख दिया जाए और plot points को bridge language में रख दिया जाए, तो सुनने वाले को कहानी मोटी मोटी समझ में आ जाएगी क्योंकि plot points उसको समझ में आ रहे हैं. Description अगर जबान जानता है तो उसका मजा लेगा, और अगर नहीं जबान जानता है तो उसकी जो म्यूजिक है वो सुनेगा और उसमें उसका आहंग से जो है उसको एंजॉय करेगा. तो I thought this was a great way to tell a story. Plus I also realized कि not every storytelling would lend itself to the format of दास्तान गोई कि जहां आप कपड़ा पहन के तख्त पे बैठे हैं कहानी सुना रहे हैं. So I had to free the storyteller from the stage. Exactly. हाँ. तो अगर हो सकता है किसी को एक तारा बजाना है तो एक तारा बजाए, किसी को तबला बजाना है, कोई हारमोनियम सुना के बजाना चाहता है कहानी, कोई चलना चाहता है, कोई डांस का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो बंदिश तोड़ दी ना. हाँ, वो एलिमेंट्स को लाए. तो when I did that, so I had two performers who told stories in Malayalam. I had one performer who told a story in Marathi. I had one performer who told a story in Bangla. I had two performers, one performer who told a story in Punjabi. तो अलग अलग जबानों में मारवाड़ी में कहानी सुनाई. तो उनको मैंने स्टेज से आज़ाद कर दिया. उनको मैंने कहा कि आपको तख्त पे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको जो सहल लग रहा है. और उसमें से कुछ, जैसे एक मलयालम कहानी सुना रही थी, उन्होंने मोहिनीअट्टम का इस्तेमाल किया, डांस का इस्तेमाल किया. जो मराठी कहानी सुना रहा था उसने एक तारा का इस्तेमाल किया. एक संस्कृत में कहानी सुनाई एक लड़के ने, उसने तबले का इस्तेमाल किया. तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए, अलग अलग अपने स्किल सेट्स इस्तेमाल किए, और उनको मैंने छोड़ दिया स्टेज पे. घूम के, नाच के, बैठ के, जिस तरह से आप कहानी सुनाना चाहें आप सुनाएं. तो इन दैट केस आई फेल्ट इट विल बी अनफेयर ऑफ मी टू कॉल दिस दास्तान गोई. दिस इज नॉट दास्तान गोई. So this needs to have an umbrella brand which I can use, and I can say that this is the format that I'm bringing in, and that's when I came up with the name Qissebazi. कि आप किस्सों से खेल रहे हैं, हाँ, ठीक है, आप बाजियां लगा रहे हैं किस्सों की. तो then I said Qissebazi. In Qissebazi I do dastan. I am performing essentially dastan, but the other storytellers who work with me, they're not performing dastan. अब वो Qissebazi brand जो है वो
बन गया। बन गया वो, इट्स काइंड ऑफ स्टक। इट्स फैंटास्टिक, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कल भी हमने वो जो एक कन्नड़ा स्टोरी सुनी और इट विल वेरी मच बी अ पार्ट ऑफ किस्सेबाजी। टू तो वो कन्नड़ा स्टोरी टेलर्स कम विद मी। श्रुति बजा रहे हैं और वो हाँ बजा रहे हैं, तो दोनों जने हैं और वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हाँ, सिंगिंग इन yes, कन्नड़ा, that's exactly किस्सेबाजी। singing in Kannada and explaining it in English, बिल्कुल and they बिल्कुल modernized this. It's an ancient story, but they बिल्कुल put context, modern context. राइट। So it was a fantastic performance that we were talking about. तो खैर कमिंग बैक टू वो बात की जब फिल्मों में ट्रांजिशन हुआ, अब बहुत हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की बातें करी, थोड़ा मसालेदार बातें की जाए थोड़ी जी। सी, कि दानिश हुसैन की पहली फिल्म कौन सी थी और पहली बार कैसा लगा? पहली फिल्म तो एक ब्रिटिश टेलीविजन फिल्म थी, उसका नाम लूजिंग जेमा था, which had जेसन फ्लेमिंग, एलिसी, मी, कोयल पुरी, और वो इनफैक्ट दास्तान से पहले हो गई थी। वो 2005 में मैंने उसको शूट किया था उस फिल्म को। हिंदी सिनेमा में तो पहली फिल्म पीपली लाइव थी, और पीपली लाइव के दौरान ही धोबी घाट शायद आमिर खान साहब और किरण राव ने मुझे ऑफर किया कि आप धोबी घाट में भी एक रोल कर लीजिए। बाय दैट टाइम रजत कपूर हैड सीन दास्तान and he said, why don't you do one role in Aankhon Dekhi? So before I knew, I was in 3 films, and I was very much like a cinema actor. And उस टाइम क्या था कि ये जो ऑडिशन जो है आप रिकॉर्ड करके भेज दें, आपका स्काइप के ऊपर या उसके ऊपर ऑडिशन हो जाए। आपने कुछ अमेरिका से भेजा था मुझे, मैंने वो वीडियो देखा। हाँ, सूरमा का। हाँ, जिसमें कि झाड़ू को लेके हॉकी स्टिक बनाया हुआ था। वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था वीडियो। तो वो क्या था कि उस जमाने में ये वो तो बात की बात है। पहले क्या था, ये सब ऑडिशंस जो हैं जब लोग फोन करते थे, बिकॉज आई हैड डन 3 फिल्म्स, एंड लोगों को ये लगता था कि मैं बम्बई में रहता हूँ, और क्योंकि बम्बई आता भी रहता था, कभी दास्तान है, कभी मेरा चाइनीज कॉफी प्ले था, मैं उसको करने आता था। तो बिकॉज आई यूज्ड टू परफॉर्म रेगुलरली इन बॉम्बे, एंड आल्सो आई वाज देयर वर 3 फिल्म्स आउट देयर, अ लॉट ऑफ पीपल थॉट आई एक्चुअली लिव इन बॉम्बे। और जब वो फोन करते थे और जब मैं कहता था मैं दिल्ली में हूँ, तो फोन रख देते थे, अरे सर आप तो दिल्ली में हैं। सो आई स्टार्टेड मिसिंग आउट ऑन वर्क बिकॉज आई वाज लिविंग इन दिल्ली, एंड आई थॉट कि इट्स बेस्ट आई काइंड ऑफ मूव टू बॉम्बे। और जब मैं यहाँ बम्बई आया, तो यहाँ आने के बाद जो है वो काम हम शुरू किया। शुरू में कोई इतना काम नहीं था, बट ये था कि कुछ ना कुछ आता रहता था और कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो it took me a while, but I started understanding what cinema acting is, and it is a very different medium, and I realized कि इसका में एक अपना अलग मजा है। तो जैसे आप स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं, उसका एक अपना अलग मजा है, एक सिनेमा में आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसका एक अपना अलग मजा है। And the more I started getting the hang of cinema acting, the more I started enjoying it. So in that sense कि पहले मैं आप जैसे कहें सिर्फ नारी खा के मजा लेता था, अब मुझे लगा कि साहब ये बिरयानी में भी मजा है, इसको भी खाना चाहिए, तो मैं 2 डिशेस एंजॉय करने लगा। तो that's how it kind of became that consistently I started doing both cinema acting and also stage acting. कहीं ऐसा लगा ना कि ये भी बहुत क्लीशेड सवाल है, लेकिन बिकॉज सी कोई एक पढ़ा लिखा आदमी होता है जो स्टेज पर भी काम कर रहा है, और वो भी ऐसा काम नहीं कर रहा है कि रमेश तुम कहाँ गए, मतलब वो पढ़ाई लिखाई करके काम कर रहा है कि दास्तान पे भी काम कर रहा है। जब वो पहुंचता है और वो बार्ड ऑफ ब्लड करता है और एक कैरेक्टर करता है कि साहब, जो कि बहुत ही क्लीशेड कैरेक्टर था, सॉरी मतलब आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, पर नहीं बिल्कुल बहुत ही कमर्शियल कैरेक्टर था। ठीक है, वो एक आदमी अच्छा है, एक आदमी बुरा है, बुरा आदमी ऐसे देखेगा। उसमें भी मैंने काफी कोशिश की कुछ निकाल के लाऊं। तो कभी ऐसा लगता था कि यार तो ठीक है कर रहे हैं, पर क्या कर लेंगे इसमें, तो या ये क्यों कर रहे हैं? मदन मोहन दानिश साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं वो आपको शेर सुनाता हूँ जो आपको आपके सवाल का जवाब देगा, क्योंकि वो शेर मुझे थोड़ा सा भूल गया है। सो आई डोंट वांट टू रिसाइट द रॉन्ग शेर, बिकॉज फिर क्या है कि शेर की जो लज्जत है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो आप सवाल कह रहे हैं कि आप सिनेमा में, कमर्शियल सिनेमा में काम कर रहे हैं, और नहीं मैं बिल्कुल सवाल नहीं, और उसमें ये कि भाई कई बार लगता है कि यार ये लाइन जो आ गई है बोलने को, हाँ वो है तो मनार कली से कह दो, उस टाइप की लाइन जब आ जाती है तो उसका जो चक्कर है ना, वो ये है कि एक बात आप समझ लीजिए, जब तक आप किसी और की कहानी सुना रहे हैं, आपका एकदम साइड रोल ही रहेगा। आप किसी और की कहानी में, अगर आप वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो आप सुनाना चाहते हैं, आपको वो कहानी खुद खड़ी करनी पड़ेगी। तो मदन मोहन दानिश साहब का शेर है कि क्या सितम है वक्त का, इस दौर का हर आदमी
है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं। क्या बात। तो ये जो चीज है ना, ये इट इज एग्जैक्टली अबाउट एक्टिंग इन समबडी एल्सेस फिल्म। तो वो किसी के और के पर्सपेक्टिव से बन रही है, उसमें कोई और किरदार प्राइमरी और आप puppet कैरेक्टर है है बेसिकली। हाँ, और आप जो है एक सपोर्टिंग कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब वो सपोर्टिंग कैरेक्टर क्योंकि उस पर फोकस नहीं है, प्राइमरी स्टोरी टेलिंग किसी और के बारे में हो रही है और किसी और के पर्सपेक्टिव से हो रही है, तो आपको खुर्चा नहीं मिलेगा और आपको खुर्चन पे काम चलाना पड़ेगा। अगर आप वाकई में अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कहानी खड़ी करनी जो आप पड़ेगी। स्टेज पे सुनाते ही हैं। जो आप स्टेज पे सुनाते हैं, अगर आप सिनेमा करना चाहते हैं तो आप सिनेमा क्रिएट करिए। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। द सेकंड एस्पेक्ट इज दिस कि जैसे कि ये इवन दो दिस हैज नाउ आल्सो बिकम अ क्लीशे कि कोई किरदार छोटा या बड़ा हाँ, नहीं होता है, एक्टर बड़े और छोटे होते हैं। आई ऑल्सो फील दैट कि इफ यू हैव द राइट understanding of what you're doing, then you can place it in the right context in a manner where it becomes effective. It does not matter whether you're doing a small role or you're doing a bigger role, but if you are able to understand the larger arc of the story and And where you fitting in how your character is changing the the story, story. हाँ. how your character is unraveling the story, and if you bring in with that understanding, तो ये हो सकता है कि आप उस छोटे किरदार में भी चमक जाएंगे। लेकिन अगर आप कैसे, जो अक्सर मैं लड़कों से भी कहता हूँ कि क्या होता है कि जब आप एक बड़ी फिल्म में काम कर रहे हैं, बड़ा स्टार आपके सामने है, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आप भी सपोर्टिंग काम कर रहे हैं कहानी के अंदर। आप फिल्म में सपोर्टिंग काम कर रहे हैं, कहानी में आपका किरदार सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि कहानी में हर किरदार तो अपने आप को हीरो समझता है, अपने नजरिए से देखता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इस पूरे पॉडकास्ट को अपने नजरिए से देख रहा हूँ कि भाई मुझे बुलाया गया है। आप यहाँ अपने नजरिए से देख रहे हैं कि मैंने इनको बुलाया है, ये लोग अपने नजरिए से देख रहे हैं कि कोई आगे काम करना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। So everybody is a hero in their own story. So a character also is a hero in his or in her own story. So when you are playing a character, you should play it from that perspective. Not that I am a supporting role to this person. You should be playing it from your perspective that I am driving my own story here at this point. So then things start changing. But if you're carrying the behavior from real life to the story character also, then there is a problem. फिर वो आप supporting ही रह जाएंगे। तो वो फिर जब आपको अंडरस्टैंडिंग जब आने लगती है, तो वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि कौन सी बात कहाँ किस तरह कही जाए, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाए, हर बात सुनी जाए। तो वो जो चीज है कि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि स्टोरी टेलिंग किसके पर्सपेक्टिव से है, उस विजन में मैं कहाँ आता हूँ, मेरा किरदार इस कहानी में क्या कर रहा है और मेरा किरदार क्या है, कौन है, क्यों इस कहानी में ये बात आके कह रहा है, आप ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेके जाते हैं तो most probably it doesn't really matter you have a smaller role or if you have a bigger role, you will be able to make an impact. Fantastic. अब जल्दी से मेरे ख्याल से वक्त हो रहा है लंच का भी जी, तो जी. जो क्लीशेड चीजें करनी होती है कि फेवरेट फिल्म। यार ये तो आप फेवरेट फिल्म तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया है। बढ़िया। फेवरेट फिल्म अगर हिंदुस्तान में आप देखें तो मंडी है, शतरंज के खिलाड़ी है, घोसला का घोसला है। क्या बात। और फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तो मेरे ख्याल से पचीनो साहब हैं, पीटर सेलर्स हैं, नसीर भाई हैं, बलराज साहनी हैं, तब्बू हैं। मुझे लगा था आप पलट के बोलेंगे आई टॉकिंग टू मी टू। नहीं, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी या खुशफहमी अपने बारे में नहीं है। तब्बू हैं, मेरिल स्ट्रीप हैं, आई मीन ये इरफान भाई हैं, ये लोग आते हैं तो आपकी नजर जो है जाते हैं, स्क्रीन से हट नहीं सकती। हाँ। अच्छा, एक रोल जो आपको लगा कि आप वक्त के बाद आए, अगर आप होते तो आपको करना चाहिए था? ऐसा कोई रोल नहीं है, आपको वही रोल मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। ये दिस इज व्हाट इफ वाली कहानी है, हाइपोथेटिकल है, आई थिंक इट हैज नो रेलेवेंस। देखिए सब रियल मटेरियल है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको, आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं इसीलिए आपको ऐसा जवाब दे रहा हूँ तो रियल मटेरियल ना हो, तब भी लोग उसमें फंस जाए। मैं फिर भी उसमें फंसा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए क्या ना कि ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो रोल वही है जो आपको आपके वक्त पे आपको मिलना चाहिए, आपको मिलेगा, और आप उसके साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं। अगर आप इसमें ही, तो वही वाली बात है कि यार अगर ये माशूका है नहीं, लेकिन अगर वो भी होती तो कितना अच्छा होता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फेवरेट डायरेक्टर इंडियन? Favorite director, I mean, in the sense I've enjoyed working with all of them that I've worked with, and but the one recently that I worked a lot with and I had a great time was Sudhir Mishra, and the way we collaborated. तनाव एक और हमारी वेब सीरीज है, क्राइम बीट, वो शायद आने वाली है। हॉस्टेजेस एक सीरीज की थी हमने, सो यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ
2-3 years. I worked with him twice or thrice, and collaborating with him on screen was fantastic because he is a man who's kind of a disruptor. सुधीर मिश्रा आते हैं तो वो एक डिसरप्टर की तरह है, वो आते हैं और वो जो लिखा हुआ है उसको साइड में रख देते हैं और फिर उसका मफहूम उठाते हैं और फिर वो बात करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं इस सीन में, और फिर जो आप कहना चाहते हैं उसका इम्पैक्ट कैसे ऑडियंस तक जाए वो उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, और फिर उसके रीस्ट्रक्चरिंग में जो वो एक्टर्स से निकलवा लेते हैं वो बड़ा कमाल होता है. Suddenly you are as if you were taken from this, you were standing here and suddenly you've been taken from here and thrown on a higher platform, on a higher plateau, और अब वहां पे आप जंग लड़िए. तो वो मुझे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. I really enjoyed working with him in that sense कि it was really a new day on the set, and whatever you had come thinking about, this is how you're going to perform it, this is how you're going to do it, it all would get challenged, and then suddenly you had to find a new idiom, a new syntax, and then that syntax. Well, that's great. That's great. Yeah. And with that thing, with the collaboration with the director, and when it came out, it was like brilliant. So हमारी series है, most probably, hopefully it should come out, Crime Beat, where I'm playing a editor of a newspaper, and I'm really looking forward to it. Live was editor of a news channel, and here is the editor of a newspaper. Yes, and I'm really looking forward because we had some great collaboration while we were shooting that. बहुत मजा आया था. ऊपरी जब भी जल्द आएगी और हम देखेंगे उसको बिल्कुल. दानिश, खत्म करने से पहले वैसे तो बुजुर्गों से बात की जाती है कि आप आने वाले लोगों को क्या सिखाना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, पर बुजुर्ग मान ही लीजिए आप अपने आप को, तो ये बताएं कि जो यंगस्टर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, और वो मैं जो बात कह रहा था पहले भी कि कार्बन कॉपी बनना, किसी को कॉपी करके स्टेज पर स्टोरी टेलिंग करना या अपना अंदाज ढूंढना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन मुझे दिखा काफी लोगों में. तो सिंस यू स्टार्टेड दिस किस्सेबाजी, अलग अलग तरह के से लोग आकर के अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं और अपनी कहानियां सुना रहे हैं. जो यंगस्टर्स कहानी सुनाना चाहते हैं, अगर उनको मैं कहूँ कि आप कोई 3 चीजें या 4 चीजें या 5-6 चीजें, जितनी भी चीजें आप बताना चाहें कि यार ये बेसिक रूल्स हैं, ये ध्यान रखोगे तो तुम सुर पकड़ लोगे, बाकी गाओगे कितना अच्छा तुम्हारी मेहनत है, लेकिन सुर पकड़ने अगर कहानी सुनाने का, कि कहानी सुनाई कैसे जाए स्टेज पर, लोगों को कैसे रोका जाए, अगर कोई उसमें 3 चीजें आप बताना चाहें. नहीं, देखिए क्या है ना कि इसमें लोगों का कसूर नहीं है. We humans only learn through imitation. That is the only way we learn. Since time immemorial, the only way we have learnt is by imitating others. We see somebody do something, we pick that thing and we do it. Now, उसमें जो challenge ये है कि somewhere in that imitation we forget that we are very unique and we have our own voice. तो हम इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी चीज़ों से कि हम फिर सोचते हैं कि अगर हम ये वॉइस अचीव कर लेंगे तो फिर हम बेहतर हो जाएंगे, पर ये फैलेसी है, क्योंकि वो जो भी पहुंचा है अपनी जर्नी से पहुंचा है और वो जर्नी आपकी नहीं है, आपकी जर्नी थोड़ी अलग है. तो आप बेशक अच्छी चीज़ें उठाइए लोगों से, क्योंकि हम इमिटेशन से ही सीखते हैं, लेकिन उसमें कुछ आप अपना ढूंढिए, और वो चीज़ जो आप अपनी ढूंढ रहे हैं वो रियाजत से आती है. वो जितना आप रिहर्सल करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सोचेंगे उसके बारे में, जितना आप अपने आप को अप्लाई करेंगे. पचीनो साहब का बहुत फेमस इंटरव्यू है कि वो रिचर्ड III कर रहे थे, एंड द 81st और द 82nd परफॉर्मेंस ही सडनली अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीन दैट आई एम डूइंग. और वो मतलब एल पचीनो है और वो रिचर्ड III कर रहे हैं और वो 82 शो कर चुके हैं, और तब उनको 83वीं शो में ये समझ में आ रहा है कि इस सीन का मतलब तो ये होता है. तो वो वहां वो अंडरस्टैंडिंग कैसे पहुंची, वो रियाजत से पहुंची है. तो मेहनत से जो आदमी बच जाता है ना, तो फिर वो वही उसको मीडियोकर बनाती है. और जितना आप जो है कंसिस्टेंटली रियाजत कर करके सोच के उलझेंगे, जितना आप उलझेंगे उतना आपको चीज मिलेगी. जितना आप दूर से बस पानी की सतह को छुएंगे उतना फिर आप छू ही पाएंगे, अंदर नहीं गोता लगा पाएंगे. तो आपको कूदना पड़ेगा जरा उसके अंदर. मुद्दे की बात यह है कि जो चीज आप खड़ी कर रहे हैं, जितना भी आपका लाइफ टाइम है या जितना भी आपका शॉर्ट पीरियड है, जो चीज आप खड़ी कर रहे हैं, इज इट फैसिलिटेटिंग अदर्स, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स लाइफ, डज इट क्वालिटेटिवली चेंज व्हेन पीपल कम इन टच विद यू, whether it's your art, whether it's your social work, whether it's your commercial work, whatever you're doing, or whether it's your relationship. I think the primary thing should be that, am I leaving something of value for others? And will that change other people's lives? If that is not happening, then you're simply consuming.
and a self-consumption is really nothing you're adding to the world. You're simply a burden in terms of what you're doing. तो ये बहुत जरूरी है. नाम रहे ना रहे is immaterial. That's a side product. It's like I want to be famous. It doesn't mean anything. You do what you have to do, and if it has quality, if it is changing people's lives, if it is facilitating others, then this is a byproduct. नाम आपका रह जाएगा. So I think that should not be the focus. The focus really should be about how does my work add to the larger good that is there in the society. दानिश हुसैन, thank you so much. Thank you so much, Nitin, for getting me here. बहुत बढ़िया लगा, कल टकराए और बढ़िया बात हुई. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much.